दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनावों की घोषणा हो चुकी है। पैमाने के लिहाज से 2024 में चुनावी इतिहास रचा जाएगा। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कीर्तिमान रच सकते हैं। 2024 का ये चुनाव ऐलान से पहले ही कई रवायतें बदलते हुए देख चुका है। गारंटी वाला ये चुनाव और भी कई बदलाव देखने वाला है। अरुण जी, आपकी पूरी टीम को लगाइए कि मोदी है क्या, ढूंढ के निकाले। आप 29 पर अटक गए। मैं 2047 के लिए लगा हुआ हूं। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास तय रवायतों पर चलने वाली देश की राजनीति को चौंकाता है। 10 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए जिन्होंने देश की पारंपरिक राजनीति को बदल डाला। इनको गुस्सा इस बात का है कि गरीब का बेटा इनकी मनमानी चलने क्यों नहीं दे रहा। इस बार वो बड़े परिवर्तन के वादों के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। ईडी ने बहुत बड़ी संख्या में टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े अपराधियों को, साइबर क्राइम से जुड़े अपराधियों को, नारकोटिक से जुड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों की हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। कई सारे ब्यूरोक्रेट्स के यहां ईडी की कार्रवाई ने, नोटों की गड्डियों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये हम कर पाए हैं। अब जब इतनी तेज कार्रवाई होगी तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होना बहुत स्वाभाविक है। चुनावों का ऐलान हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी एनडीए का झंडा लेकर रिकॉर्ड जीत की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। हर तरफ एक ही गूंज है, भाजपा भाजपा। फिर एक बार आएगा तो देखिए, आपका ऑडियंस की आवाज है। ये मूड ऑफ द नेशन है। 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। चुनावों का परिणाम 4 जून को आएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का विश्वास अभी से अगले संभावित कार्यकाल का रोड मैप दिखा रहा है। आज चारों तरफ हर कोने से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, बदलवो बदलवो। कि आने वाले 5 वर्ष भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने वाले होंगे। आने वाले 5 साल इस अनसर्टेन वर्ल्ड के लिए एक स्थिर, समर्थ और सशक्त भारत की गारंटी के होंगे। आने वाले 5 साल में आप सेमीकंडक्टर मिशन, हाइड्रोजन मिशन को जमीन पर बढ़ावा देखेंगे और आने वाले 5 साल में आप निर्णायक नीतियां बनते, निर्णायक फैसले होते हुए भी देखेंगे। मोदी आने गारंटी पूरी करने की गारंटी। देश की राजनीति में जहां प्रधानमंत्री मोदी इस समय खड़े हैं, वहां से राजनीतिक आंकड़ों की किताब कई अभूतपूर्व रिकॉर्ड्स की ओर संकेत दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले एक ही संसदीय सीट से 3 बार चुनाव लड़ने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम था। नेहरू 1952, 1957 और 1962 में यूपी की फूलपुर सीट से चुनाव लड़े और जीते। इंदिरा गांधी 1967, 1971 और 1980 में रायबरेली से चुनाव जीती। 1977 में वो हार गई थी। जब नेशन फर्स्ट की भावना हो तो ऐसे काम भी होते हैं और
और ऐसे परिणाम भी मिलते हैं। फैमिली फर्स्ट की भावना हो तो नतीजे आप भुगत रहे हो। ये दिव्यांग लोग खेलकूद में भी हिस्सा लेते हैं क्या? हाँ? जी सर। आप क्या खेलते हैं? सर दौड़ रन करते हैं, बैसाखी अच्छा। चलते हैं। हाँ। वैसे सांसद रहते हुए तीसरी बार वाराणसी से सांसद का चुनाव लड़ने वाले प्रधानमंत्री मोदी तीसरे प्रत्याशी हैं। इससे पहले वाराणसी से 3 बार कांग्रेस के रघुनाथ सिंह और बीजेपी के शंकर प्रसाद जायसवाल सांसद रहे। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से तीसरी बार के लिए अपने चुनाव अभियान की शुरुआत भी कर चुके हैं। ये बनारस हो, यहाँ सब गुरु हो, यहाँ इंडी गठबंधन के पैंतरा ना चली। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। एनडीए इन चुनावों में जीत की हैट्रिक का दावा कर रहा है। राजनीति में दावे किए ही जाते हैं, लेकिन कुछ दावे सच होने पर पूरे राजनीतिक इतिहास को नए सिरे से लिखते हैं। एनडीए की हैट्रिक लगने की सूरत में नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी से पहले भारत के इतिहास में अब तक सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ही जीत की हैट्रिक लगा पाए। 1952, 1957, 1962 में जवाहरलाल नेहरू जीते और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी इस रिकॉर्ड से चूक गई थी। वो 1967 और 1971 में जीती, लेकिन तीसरी बार 1977 के चुनाव में हार गई। हालांकि 1980 में वो फिर जीती और प्रधानमंत्री बनी, लेकिन लगातार 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था, और जब मैंने अपना घर छोड़ा, एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए जनमत जमा कर रहे हैं। उनका नारा अब की बार 400 पार का है। ऐसा भी भारत के इतिहास में सिर्फ एक बार हुआ है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को 400 प्लस सीटें मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के एवज में बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार का आशीर्वाद जनता से मांग रहे हैं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी अभी तक अपना कोई चुनाव हारे नहीं है, ये भी एक रिकॉर्ड है। राजनीति में रिकॉर्ड बनते हैं, टूटते हैं। इस लिहाज से 2024 का ये चुनाव काफी अहम होने जा रहा है। आमतौर पर राजनीति में मुद्दों को जिंदा रखने की परंपरा होती है, यानी वादा करते रहो, भावनाओं को जगाए रखो। पर मोदी ब्रांड की राजनीति में थोड़ा फर्क है। धारा 370 को हटाने का वादा हो, राम मंदिर को बनाने का वादा हो, या यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर कदम बढ़ाना हो, पार्टी ने अपने अब तक के मैनिफेस्टो में किए गए वादों को पूरा करने की मंशा दिखाई है। हमारे घोषणा पत्र में था कि हम धारा 370 हटाएंगे। हमने धारा 370 को देश के संविधान से हटाकर, हमारे घोषणा पत्र में था कि हम राम मंदिर बनाएंगे अयोध्या में, कोई सहमत नहीं था, हमने बनाया, प्राण प्रतिष्ठा भी। हमारे घोषणा पत्र में था हम यूसीसी लाने का प्रयास करेंगे, आर्टिकल 44 को इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारी उत्तराखंड सरकार ने शुरुआत की है और वो हमने पूरा किया।
बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे में हमेशा से 3 मुद्दे रहते थे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड। मौजूदा स्थिति क्या है इन वादों की, वो भी देख लीजिए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट चुकी है, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बन चुका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी है। बीजेपी कभी जनसंघ थी, उसके संस्थापकों के समय से बीजेपी का नारा था जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का। मोदी सरकार में जिस तरह धारा 370 हटी और उसके बाद जिस तरह उस क्षेत्र का विकास हुआ, वो अपनी कहानी खुद सुनाता है। 100% शांति है। तो आज लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा टूरिज्म बैकबोन माना जाता है वो किस तरीके से बूस्ट हो जाए। तो आजकल के नौजवान, हमारे यंगस्टर्स, हमारे जो बहनें हैं, वो चाहते हैं कि जो आज यहाँ पर शांति है और आजकल 2019 के बाद कोई यहाँ पर हड़ताल नहीं होता है, तो अपने अपने तरीके से सब रोजगार के वसाइल कमा रहे हैं। बहुत शांति है यहाँ पे। आप खुद देखिए, हम जब 10 बजे 12 बजे निकलते हैं हम घूमने के लिए यहाँ पे भी, तो ये इसका मतलब शांति है, पूरी शांति है। यहाँ पर आते हुए आपको लगा कि शांति है, यहाँ पर अमन है? हाँ मैम, बहुत शांति लग रही है। पहले आते थे घूमने? नहीं, पहले नहीं आए, आज पहली बार आए। बच्चों को लेकर आई हैं, यानी कि आपको पूरी तरीके से यहाँ पर महफूज लगा? हाँ जी, हाँ जी। वादों को पूरा करने का ये वो रिपोर्ट कार्ड है जिसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश में जा रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर से एक ऐसा संदेश देते हैं जो पूरे देश तक जाता है। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बीजेपी के 3 दशकों के मैनिफेस्टो में हुआ करता था। अटल आडवाणी का दौर बीत जाने तक ये मुद्दा बस मुद्दा बना रहा। पीएम मोदी के कार्यकाल में मंदिर का रास्ता कोर्ट से साफ हुआ तो अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बना। प्राण प्रतिष्ठा हुई तो जैसा कार्यक्रम अयोध्या में हुआ वैसी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। सदियों की प्रतीक्षा के बाद राम आ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों से प्राण प्रतिष्ठा की। अब जनता के बीच प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या का उल्लेख करते हैं तो पूरे देश में ये संदेश भी जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी मोदी जी ने। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी की उत्तराखंड सरकार आगे बढ़ चुकी है। वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू भी हो चुका है। बीजेपी के एजेंडे में है जल्द से जल्द इसे देश में लागू करना। ये कानून सबकी समानता का कानून है। ये कानून मातृशक्ति के उत्थान का, उनके सशक्तिकरण का, आत्मनिर्भरता का, उनका आत्म बल से वो रह पाए, स्वाभिमान के साथ जी पाए, किसी प्रकार की कुरीतियां जो उनके जीवन को प्रभावित करती हैं, उनके अंदर एक हीन भावना पैदा करती है, उससे उबारने का काम ये विधेयक करेगा, ये एक्ट करेगा। अन्य राज्य भी इसको लागू करें, अच्छा कानून। चुनावों की घोषणा से ठीक पहले मोदी सरकार ने सीएए भी लागू कर दिया और अब ये भी उनके उस रिपोर्ट कार्ड में शामिल है जिसे लेकर बीजेपी जनता के बीच वोट मांगने के लिए निकली है। 5 साल पहले कानून पारित हो गया था, अब सिर्फ रूल्स बनाए हैं। हमारी विल हमने 2019 के चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में घोषित कर दी थी कि हम अगर बहुमत में आते हैं तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आएंगे। आते ही सरकार ने अगस्त 2019 में ये बिल पारित कर दिया। राज्यसभा में भी पारित हुआ, लोकसभा में भी पारित हुआ। कहां कंफ्यूजन था? कंफ्यूजन ही नहीं था। टाइमिंग का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। सवाल इतना है कि इस पर मर डालने के लिए टाइमिंग का क्वेश्चन खड़ा किया जा रहा है। सबको मालूम था। प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली ऐसी है जो विरोधियों के वादों पर भारी पड़ती है। हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए। विपक्ष ने वादों का पूरा पिटारा खोल दिया था। प्रधानमंत्री मोदी अपना किया हर वादा पूरा करने की गारंटी लेकर जनता के बीच गए। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है,
वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। चुनाव परिणाम आए तो मोदी के वादा पूरा करने की गारंटी ने तीनों राज्यों में बीजेपी को बम्पर जीत दिला दी। योजनाओं से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए सरकार खुद लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जिन क्षेत्रों में यात्रा पहुंच रही है वहां लोग खुशियां मना रहे हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हमारे गांव आ रही है। प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव में मोदी का परिवार नाम की संकल्पना लेकर उतरे हैं और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। मोदी का तो परिवार 140 करोड़ देशवासी। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे कार्यकाल में भारत के लिए 1000 साल के भविष्य की नींव रखने की बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये वादा जनता के बीच पीएम मोदी की गारंटी की तरह है। इन चुनावों में सबसे अहम वोटर MY को माना जा रहा है, यानी M से महिला और Y से युवा। प्रधानमंत्री मोदी इन दो वर्गों को साधने की कोशिश करते हैं, पर एक बड़ी चुनौती युवा के हिसाब से उनके सामने रहेगी, जहां पेपर लीक से लेकर रोजगार का मुद्दा बड़ा है और कांग्रेस समेत बाकी दल युवाओं के लिए वादों का पिटारा खोल रहे हैं। भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आया है, तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी अभियान में विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और इसके लगभग हर मंच से युवाओं का आह्वान करते हैं। श्री अरविंदो कहते थे कि अगर भारत को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे, भारत की उम्मीदें भारत के युवाओं के चरित्र, उनकी प्रतिबद्धता पर टिकी है। हाल ही में युवा शक्ति से जुड़ने और जोड़ने के लिए नई पहल भी की और मेरा युवा भारत पोर्टल भी लॉन्च किया। आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। इसका आधार भारत के युवा है, भारत के युवाओं का सामर्थ्य है। अगर प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कार्यकाल को देखा जाए तो कई ऐसी योजनाएं भी हैं जिनको लेकर बीजेपी का ये दावा रहता है कि ये देश के युवाओं के लिए। इनमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वरोजगार के लिए ऋण और प्रशिक्षण, आत्मनिर्भर भारत योजना, नौकरी से व्यवसाय तक रोजगार प्रदान, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, खुद के व्यवसाय के लिए 10 लाख तक का लोन, पीएम वाणी योजना, वाईफाई और इंटरनेट से जोड़ने की योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत के लिए जो 4 आधार स्तंभ बताते हैं, उनमें भी युवाओं की शक्ति को अहमियत देते हैं। युवा भारत, क्या करोगे युवा भारत? पक्का? इनको गांव में सफाई वफाई का काम करवाओगे तो गांव वाले कहेंगे बड़ा नेता बन के आ गया है। ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी। प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हीं 4 वर्गों को देश की जाति भी बताया। विपक्ष भी युवाओं की शक्ति को खूब पहचानता है, लिहाजा अगर प्रधानमंत्री मोदी गारंटी पूरी होने की गारंटी लेकर चुनाव के मैदान में है, तो विपक्ष भी न्याय की श्रेणी में युवाओं के साथ न्याय की गारंटी लेकर सरकार पर हमलावर है। बॉन्ड के माध्यम से हजम कर जा रही है। शायद यही देश में नौकरी के संकट का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए बेरोजगारी की समस्या का समाधान तभी निकलेगा जब खाऊ पार्टी भाजपा हटेगी। रोजगार, आज बेरोजगारी इतनी ज्यादा फैल गई है, बच्चे डिग्रियां ले लेके घूम रहे हैं,
उनके पास रोजगार नहीं है और बिना रोजगार के घर का खर्चा नहीं चलता, घर कैसे चलेगा? बेरोजगारी आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या बन गई है। विपक्ष मोदी सरकार के 2 कार्यकाल में युवाओं की अनदेखी के लगातार आरोप लगा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। इसमें कोई शक नहीं कि नौजवानों की शक्ति किसी भी सरकार का रुख मोड़ सकती है। भारत में 18 से 29 साल तक युवाओं की संख्या करीब 26 करोड़ है, यानी दुनिया का हर 5वां युवा भारतीय है। राजनीति से अलग अगर देखा जाए तो इतनी अधिक युवाओं की आबादी किसी भी देश के लिए एक ऊर्जा से भरी शक्ति है। प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि उनकी सरकार युवाओं के लिए समर्पित है। विपक्ष मोदी सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार हमलावर है। सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान में बेरोजगारी है। इस देश में युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता, ये सच्चाई है। पहला मुद्दा बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा महंगाई। चुनाव की घंटी बज चुकी है और अब युवाओं के मन में क्या है, ये चुनाव के नतीजे जब आएंगे तब आंकड़े बता देंगे।